वो कहते हैं कि नए कानून की जरूरत क्या है। आप मंत्री हैं, किसी पार्टी को डायरेक्शन नहीं देते हैं। आप कम से कम आंखों में धूल तो मत डालिए हमारे। मैं सिर्फ इतना अर्ज करना चाहता हूं कि आज हमारी ये पार्लियामेंट ओके, नो अपोजिशन से खाली है। ऐसे तो आप अंग्रेजी जानते, हिंदी नहीं जानते, पर हिंदी जानते तो जवाब हिंदी में दे दो। तो मैं हिंदी में जवाब दे देता हूँ, आप चाहे तो पंजाबी में भी दे सकता हूँ। पर ये चेयर तो डायरेक्शन जड़ी आंदी है ना, आजकल ये लैंग्वेज नहीं बाकी जगह तो भी आ रही है, भी ऐसी पंजाबी में जवाब देने के लिए आपको मुझे लिख के देना पड़ेगा। मैं सोच रहा हूं आज पलट लूं संसद की कार्यवाही की तमाम कहानियां जिन्हें शिद्दत से लिखा, पढ़ा और आप तक पहुंचाया गया है। खुशी इस बात की है कि इन कोशिशों पर आपने बेहिसाब प्यार लुटाया है। आपको बता दूं क्या कि आज संसद में बात शाहरुख खान की हुई है। असदुद्दीन ओवैसी ने तेवर भी दिखाए हैं, आरोप भी लगाए हैं, आंखों में धूल झोंकने के आरोप। इस सवाल के एवज में हरदीप सिंह पुरी की ट्यूशन क्लास जैसी कुछ नसीहतें भी। सामने बैठे प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे के हाव भाव। सर्दियों के बीच तापमान क्यों बढ़ा था, आज बढ़ी हैं धड़कनें भी। संसद के शीतकालीन सत्र का आखिरी हिस्सा सुना रहा हूं। चलिए संसद में आज शुरू करते हैं। नमस्ते, मैं आपका अपना हिमांशु। राज्यसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई। 11:12 पर सदन में शून्यकाल शुरू हुआ। बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने डीप फेक वीडियो का मुद्दा उठाया। इसमें प्रधानमंत्री मोदी के साथ हुई घटना का भी जिक्र था। सभापति महोदय, पहले फेक न्यूज़ का प्रचलन था, अब डीप फेक वीडियोस, सिंथेटिक वीडियोस ये लोकतंत्र के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। चुनाव के समय में इसके भारी दुरुपयोग होने की संभावना है। पिछले दिनों हम लोगों ने देखा कि स्वयं प्रधानमंत्री जी को गरबा करते हुए दिखाया गया और समर्थकों को लगा कि वास्तव में प्रधानमंत्री जी गरबा कर रहे हैं और लाखों करोड़ों की संख्या में उसको लोगों ने आगे बढ़ा दिया। और फिर स्वयं प्रधानमंत्री जी को इस बात का खंडन करना पड़ा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर मुझे गरबा करते हुए दिखाया गया, जबकि मैंने वर्षों से कभी कोई नृत्य में भाग नहीं लिया था। सभापति महोदय, यह डिसइंफॉर्मेशन को बढ़ावा दे रहा है। लोगों के पास वेरीफाई करने का कोई तरीका नहीं है और अब तो ऐसे ऐसे ऐप आ गए हैं कि अगर कोई व्यक्ति कपड़ा पहना हुआ है, उसके चित्र को अगर ऐप में डाल दें तो वो वस्त्रहीन होकर नग्न अवस्था में दिखाई पड़ेगा। तो न्यूड होकर और उसके इस प्रकार के चित्र, और ये खास करके महिलाओं को टारगेट करके बड़े पैमाने पर ये डीप फेक जो वीडियोस जो हैं ये सोशल मीडिया पर आ रहे हैं। यहाँ तक कि जो फिल्मी कलाकार हैं या फिर क्रिकेटर विराट कोहली, शाहरुख खान, इन लोगों के जो सेलिब्रिटीज़ हैं, इनके भी इंस्टाग्राम, फेसबुक पर बेटिंग प्लेटफॉर्म ये अन्य विज्ञापनों के अंदर, जबकि वो उसका प्रचार नहीं कर रहे हैं, वो स्वयं नहीं है, लेकिन डिजिटली ऑल्टर्ड वर्जन ऑफ देयर फेस, उनके चेहरे को भी बदल दिया जाता है। यानी दूसरे के चेहरे के जगह पर शाहरुख खान का चेहरा लगा दिया गया, उनके फ़ोटो को लगा दिया गया और इसलिए महिलाएं सबसे ज़्यादा इस डीप फेक का शिकार हो रही हैं और ये लोकतंत्र के लिए एक नया खतरा है। अ न्यू थ्रेट टू डेमोक्रेसी। रश्मिका मंडाना जो एक एक्टर थी, उनके डीप फेक के बाद ये मामला ज़्यादा उजागर हुआ है। मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि सोशल मीडिया कंपनियों को सरकार ने बुलाया भी है, लेकिन उनके डिटेक्शन कि वो उसकी पहचान करें, रिमूवल उनको हटाएं, उसके स्ट्रेंथनिंग रिपोर्टिंग जो मैकेनिज़्म उसको विकसित किया जाए और स्प्रेडिंग अवेयरनेस, लोगों में जागरूकता पैदा की जाए। साथ ही साथ सभापति महोदय, मैं सरकार से ये भी आग्रह करूंगा कि सोशल मीडिया के लिए जो सेल्फ रेगुलेशन है उससे काम नहीं चलेगा, इसलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर प्रभावी अंकुश के लिए सेबी जैसी रेगुलेटरी बॉडी जो है और बनाए जाने की आवश्यकता है।
दोपहर 1 बजे संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने द टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया अमेंडमेंट बिल 2008 विदड्रॉ कर लिया। इसके बाद मंत्री अश्विनी वैष्णव ने द टेलीकम्युनिकेशन बिल 2023 सदन में पेश किया। अब इस बिल पर राज्यसभा में चर्चा शुरू हुई। सदस्यों ने बिल को लेकर अपनी अपनी बात रखी। इसके बाद संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सदस्यों के सवालों के जवाब दिए। इसके साथ ही अश्विनी वैष्णव ने कहा, पिछले 9.5 वर्षों में टेलीकॉम की सुविधा देने वाले टावर्स की संख्या 25 लाख हो गई है। ब्रॉडबैंड इंटरनेट यूजर्स की संख्या जो 1.5 करोड़ थी वह अब 85 करोड़ हो गए हैं। अगर हम देखें तो आज प्रैक्टिकली मोबाइल फ़ोन टेलीकॉम सिस्टम करीब करीब हमारे जीवन की हर सुविधा के लिए, चाहे बैंकिंग हो, टिकट की बुकिंग हो, प्रत्येक चाहे हेल्थ केयर हो, करीब करीब सभी चीज़ों के लिए मोबाइल फ़ोन का हम लोग उपयोग करते हैं। कुछ ऐसे शरारती तत्व भी हैं जो मोबाइल फ़ोन का मिसयूज़ करके फ्रॉड करने में लगे हुए हैं। कैसे उन फ्रॉड्स को रोका जाए, कैसे उनको कंट्रोल में किया जाए। वैसे जब शरारती तत्वों की बात करें तो किस तरह के लोग अंदर आते हैं तो योग है। तो माननीय सभापति महोदय कोइंसिडेंस है। माननीय सभापति महोदय कैसे उन लोगों को वेट कर रहे थे कि आप बोलोगे, शरारती तत्वों को माननीय सभापति महोदय, उनके ऊपर लगाम कसने के लिए इस बिल में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान लाया गया है। हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान लाया गया है। अगर कोई इम्पर्सोनेशन करके, गलत डॉक्यूमेंट देके फर्जी तौर पे सिम अक्वायर करता है और टेलीकॉम सर्विस को उपयोग करता है, सभापति महोदय, उसके लिए 3 साल की सजा और 50 लाख तक का जुर्माना रखा गया। इसी तरह से जो एक बहुत बड़ा फ्रॉड का कारण होता है सिम बॉक्स, एक ही बॉक्स के अंदर बहुत सारे सिम लगा के, अगर कोई सिम बॉक्स का उपयोग करके करता है तो उसमें भी 3 साल की जेल और 50 लाख का जुर्माना रखा गया है। वैसे ही टेलीफोन नंबर को स्पूफिंग करके सॉफ्टवेयर के माध्यम से किसी एक व्यक्ति का टेलीफोन नंबर उपयोग करके दूसरे को अगर फोन करके फ्रॉड करने का प्रयास करे तो उसमें भी 3 साल और 50 लाख की सजा रखी गई है। बिल की जानकारी देने के साथ यह राज्यसभा से वोटिंग के बाद पास हो गया। अब गृह मंत्री अमित शाह ने भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य बिल 2023 पेश किया। मैं प्रस्ताव करता हूं कि अपराधों और शास्तियों के संबंधित उपबंधों का समेकन और संशोधन तथा उससे संबंध या उससे आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर लोकसभा द्वारा पारित रूप में विचार किया जाए। दंड प्रक्रिया संबंधित विधि का समेकन और संशोधन करने वाले विधेयक पर लोकसभा द्वारा पारित रूप में विचार किया जाए। निष्पक्ष विचारणा के लिए साक्ष्य के साधारण नियमों और सिद्धांतों को समेकित करना तथा उपबंध करने वाले विधेयक पर लोकसभा द्वारा पारित रूप में विचार किया जाए। इन तीनों बिलों पर चर्चा हुई। इस चर्चा के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सदस्यों के सवालों के जवाब दिए कि हमने कहा था कि टेररिज्म के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को लाएंगे और आज 3 हॉटस्पॉट कश्मीर, वामपंथी उग्रवाद और नॉर्थ ईस्ट के अंदर हिंसक घटनाओं में 63% की कमी हुई है, 73% मृत्यु में कमी हुई। और आज आतंकवाद को डेफिनेशन को इसके अंदर जोड़कर इस गति को हम और बढ़ाएंगे, क्योंकि हमने संकल्प लिया था कि इस देश को टेररिज्म के दंश से मुक्त कराना है, इसलिए हमें लेकर आए हैं। मित्रों, मान्यवर, हमने कहा था कि हम अयोध्या में राम मंदिर बनाएंगे, हमने संकल्प लिया। कहते थे कांग्रेस के अध्यक्ष उस वक्त कहते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे मगर तारीख नहीं बताएंगे। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है, पूरा देश जाने वाला, और ये वादा भी मोदी जी ने पूरा कर दिया।
वोटिंग के बाद ये तीनों बिल राज्यसभा से पास हो गए। इसके साथ ही राज्यसभा की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। अब चलते हैं लोकसभा की तरफ। सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई। सदन में प्रश्नकाल शुरू हुआ। सवाल ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM के हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने रखा था। सवाल के बीच ओवैसी ने क्यों कह दिया आंखों पर धूल तो मत झोंकिए, यह बात आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी से कही जा रही थी। सर, अगर आप जवाब देखेंगे मंत्री जी का, तो PMAY में उन्होंने कहा है कि 78.27 लाख आर कंप्लीटेड एंड डिलीवर्ड टू द बेनिफिशियरीज। फिर उन्होंने ये कहा कि महाराष्ट्र में 11,224,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। मंत्री जी, आप मुझे औरंगाबाद में एक घर दिखा दीजिए, औरंगाबाद पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में आपको फूल का हार पहनाऊंगा। दूसरी बात यह है सर, आप ये देखिए कि स्वच्छ भारत मिशन में महाराष्ट्र को एलोकेशन है 2021 और 26 में 3,758.50 करोड़। आपके 3 साल मुकम्मल हो रहे हैं उसके, और आपने सिर्फ 480 करोड़ रुपए दिए हैं। वैसे ही आप ये देख लीजिए, अमृत में महाराष्ट्र में आपने कमिट किया 3,534 करोड़, और इस साल 2023-24 में क्या दिया आपने सर? आप ही का सवाल है, ये जवाब है। तो आप कम से कम आंखों में धूल तो मत डालिए हमारे। आप ये बता दीजिए कि औरंगाबाद में आपने जितने 78.27 लाख और कंप्लीटेड कह रहे हैं आप, एक घर औरंगाबाद में नहीं बना। और आप अमृत में औरंगाबाद पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी स्पेसिफिकली कह रहा हूं आपको, ना कितने वहां पर सूरेज लाइन हुए, कितने स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज का काम हुआ, कुछ नहीं हुआ। इस सवाल पर हरदीप सिंह पुरी ने जवाब दिया, पढ़ने की सलाह दे डाली। देखें सर, आप, मुझे लगता है द ऑनरेबल मेंबर को बैठ के स्टैटिस्टिक्स पढ़ने की थोड़ी सी हमें बातचीत करनी चाहिए। जहां तक प्रधानमंत्री आवास योजना का सवाल है, ग्रामीण क्षेत्र को छोड़ के शहरी क्षेत्र में हम आए, अर्बन में टोटल सैंक्शन हुए हैं 1,19 लाख, और इसमें 1,09,00,000 ग्राउंड हुए हैं। ये कैसे हो सकता है कि 78 लाख 78 लाख तो टोटल है, वो सारा औरंगाबाद में है। 78 लाख तो कंट्री का फिगर है। सर, मैं इसका जवाब दे सकता हूं। ये आंकड़े मैं दिन रात देखता हूं। टोटल सैंक्शन प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन फिगर है 1,19,00,000, जिसमें ग्राउंड हुए हैं उसमें 1,09,00,000, जिसमें लाभार्थियों को दिए गए हैं 78 लाख 78 लाख। और अभी मैं बताता, औरंगाबाद और महाराष्ट्र में 30 मार्च 2022 को CMC में घर 49,000 घर सैंक्शन हुए हैं। PMAY के CLSS वर्टिकल में है। होता क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट शुरू में आती है और वो हमसे सैंक्शन मांगती है अपनी डिमांड असेसमेंट पे, उसके बाद उनसे काम होता नहीं है, फिर उसको वो कन्वर्ट करना चाहती हैं। और कुछ समय में महाराष्ट्र में ये समस्या थी कि जो महाराष्ट्र में उनको सैंक्शन उन्होंने खुद मांगी थी, उस पे वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं करने पाए। अब टिपिकली अफोर्डेबल हाउसिंग एंड पार्टनरशिप, उसमें केंद्र सरकार तो उसमें अपना हिस्सा देती है, राज्य सरकार को जमीन देनी होती है, राज्य सरकार को अपना हिस्सा देना होता है। कई राज्य सरकारें डिमांड करती हैं और उसका नहीं कर पाती, फिर हमारे पास आती है। जब हम कहते हैं इसको कैंसिल कर देंगे, वो कहेंगे नहीं, AHP नहीं, AHP से इसको CLSS में कन्वर्ट कर दीजिए, क्योंकि उसमें सिर्फ इंडिविजुअल और बैंक के बीच में होता है। सांसदों के निलंबन पर लोकसभा में हंगामा हो रहा था। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नाराजगी जाहिर की। माननीय सदस्यगण, मैंने किसी भी माननीय सदस्य का निलंबन बिना किसी कारण के नहीं किया गया है, पर आप माननीय सदस्य वरिष्ठ हैं, आप कागज फाड़ कर स्टाफ पर फेंक रहे हैं। पूर्ति सदस्य मेरे पास आते हैं कि हमें निलंबन कर दो। ये तरीका ठीक है कि सदन में ये रिक्वेस्ट करने आते हैं निलंबन कर दो मुझे, ये तरीका ठीक है क्या आपका? आप सदन की इन मर्यादाओं से सदन चलाना चाहते हैं क्या? सदन में लोकसभा अध्यक्ष ने सदस्यों से सभा के पटल पर दस्तावेजों को रखने को कहा।
अब अर्जुन राम मेघवाल ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्ति सेवा शर्तें और पदावधि विधेयक 2023 पेश किया। एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि संविधान निर्माताओं ने आर्टिकल 3242 के तहत भारत का जो निर्वाचन आयुक्त होगा उसके लिए कुछ कानून बनाने के लिए बात की थी, लेकिन कई साल बीत गए, कानून बना नहीं। 91 में एक कानून बना, लेकिन उस कानून में अपॉइंटमेंट का जिक्र नहीं था, इसलिए फिर कोई PIL में गया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट किया कि जब तक पार्लियामेंट कानून नहीं बनाए तब तक ये व्यवस्था रहेगी। इसलिए पार्लियामेंट के समक्ष कानून अपॉइंटमेंट को लेकर के, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है या अदर इलेक्शन कमिश्नर, अपॉइंटमेंट को लेकर के कोई कानून नहीं था। इसलिए ये कानून मैं लेकर के आपके मान सदन के समक्ष उपस्थित हुआ हूं। इसमें जो राज्यसभा ने इसको पास किया है, क्योंकि पहले राज्यसभा में 10 अगस्त को ये इंट्रोड्यूस हुआ था, तो उसमें कुछ ऑफिशियल अमेंडमेंट थे जो मैं पहले जिक्र कर देता हूं। एक ऑफिशियल अमेंडमेंट क्लॉज 6 से संबंधित था इस बिल में, जिसमें एक सर्च कमेटी थी। उस सर्च कमेटी पहले कैबिनेट सेक्रेटरी की अध्यक्षता में थी और इसमें ऑफिशियल अमेंडमेंट के माध्यम से वो सर्च कमेटी अब लॉ मिनिस्ट्री की अध्यक्षता में हो जाएगी और 2 सेक्रेटरी उसके सदस्य होंगे। उसके बाद सिलेक्शन कमेटी सेम ही रहेगी जो प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में है। एक क्लॉज 10 में, इस बिल के क्लॉज 10 में हमने ऑफिशियल अमेंडमेंट का प्रस्ताव आपके समक्ष है कि सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर सैलरी हो जाएगी। ये एक ऑफिशियल अमेंडमेंट किया है। और तीसरा एक ऑफिशियल अमेंडमेंट किया कंडीशन ऑफ सर्विसेज, उसको लेकर के क्लॉज 15 में एक अमेंडमेंट, ऑफिशियल अमेंडमेंट किया, जिसमें राष्ट्रपति रूल्स नोटिफाई करके निर्धारित करेंगे, अधिसूचित करेंगे कि उनकी सैलरी और इसके संबंध में कंडीशन ऑफ सर्विसेज, सैलरी नहीं, कंडीशन ऑफ सर्विसेज के बारे में क्या होगा। सैलरी तो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर, कंडीशन ऑफ सर्विसेज ये राष्ट्रपति निर्धारित करेंगे। एक क्लॉज 15A में न्यू एक क्लॉज जोड़ा इस ऑफिशियल अमेंडमेंट के माध्यम से कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर या अदर इलेक्शन कमिश्नर होंगे वो अपनी ड्यूटी करते समय कोई ऐसा आदेश पारित करेंगे तो उसके खिलाफ एक प्रोटेक्शन होगा कि CEC और EC अपनी ड्यूटी करते समय कोई कार्रवाई संपादित करेंगे तो ऐसे प्रकरणों में उन पर कोर्ट पे कोई कार्रवाई नहीं होगी, ये प्रोटेक्शन होगा। बिल पर चर्चा शुरू हुई। AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने इस बिल का विरोध किया। उन्होंने इस बिल को बायस्ड बताया। इस चर्चा में लगभग 12 लोगों ने भाग लिया। अर्जुन राम मेघवाल ने सदस्यों के सवालों के जवाब दिए। मैं एक जिक्र करूंगा, असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कुछ जो मुद्दे उठाए, बाबा साहब का आप सम्मान नहीं करते हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बाबा साहब का जितना सम्मान करते हैं इतना मुझे नहीं लगता किसी प्रधानमंत्री ने सम्मान किया हो। ये पंचतीर्थ ये प्रधानमंत्री मोदी जी के कालखंड में ही तैयार हुए हैं, चाहे जन्मभूमि हो, चैत्य भूमि हो, दीक्षा भूमि हो, शिक्षा भूमि हो, परिनिर्वाण भूमि हो। और एक जिक्र करूं मैं 26 अलीपुर रोड का, जहां बाबा साहब ने अंतिम सांस ली थी। 100 करोड़ की लागत से एक ऐसा स्मारक बना है जीवित, बाबा साहब के जीवन के कालखंड का, जाकर के ओवैसी साहब को देखना चाहिए। ये मोदी जी के कालखंड में ही बना है। और एक 200 करोड़ की लागत से जनपथ पर, जहां हम भी कई बार मीटिंगें करते हैं, डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल स्टडी सेंटर, वो भी 200 करोड़ की लागत से मोदी जी के कालखंड में ही बना है। तो जितना बाबा साहब का सम्मान प्रधानमंत्री मोदी जी की ने किया है, मुझे नहीं लगता किसी और प्रधानमंत्री जी ने किया। वो मुझे लगता है गलत तथ्य पेश कर गए। दूसरा, एक और अच्छी चीज हुई है बाबा साहब के सम्मान में सुप्रीम कोर्ट में, जिसका जिक्र मैं आपकी अनुमति से करना चाहता हूं। और मैं इस सदन के माध्यम से ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी बधाई देना चाहता हूं कि डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब एज एन एडवोकेट बॉम्बे हाई कोर्ट में एनरोल हुए 1923 में, और 2023 में उनके एज एन एडवोकेट के 100 साल पूरे हुए। तो बाबा साहब के एडवोकेट की वेशभूषा में कहीं भी कोई मूर्ति नहीं थी, और सुप्रीम कोर्ट के मेन लॉन में बाबा साहब के एडवोकेट की वेशभूषा में एक प्रतिमा लगाई गई है। बहुत सुंदर प्रतिमा है। इसके माध्यम से मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया
और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का भी धन्यवाद करता हूं। बाकी जयदेव गल्ला साहब ने इसमें कुछ सुझाव दिए हैं, हमने इसमें नोट किए हैं। एक विषय जो आया कि इसकी क्वालिफिकेशन आप किसी को ही बना सकते हो, एक सदस्य ने, ओबीसी साहब ने कहा। मैं क्लॉज 5 का जिक्र करना चाहता हूं कि क्लॉज 5 ये कहता है, क्लॉज 5 प्रोवाइड्स फॉर क्वालिफिकेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर द पर्सन्स एलिजिबल फॉर सच अपॉइंटमेंट शैल बी द पर्सन हु आर होल्डिंग और हैव हेल्ड द पोस्ट इक्वलेंट टू द रैंक ऑफ सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसका मतलब क्वालिफिकेशन दी हुई है, उसको उन्होंने पूरा अध्ययन नहीं किया और शायद बोलकर चले भी गए हैं। यह बिल सदन से वोटिंग के बाद पास हो गया। सदन में सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने द प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल्स बिल 2023 पेश किया। ये बिल कितना पुराना है? 1867 का ये बिल है और उस समय 1867 में भारत गुलाम था और अंग्रेजों की मानसिकता थी कि प्रेस को भी कहीं ना कहीं अपने हाथ में रखें। यहां तक कि उनके लिए रजिस्ट्रेशन करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी। प्रिंटिंग प्रेस लगानी, पब्लिशर बनना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का एक बहुत बड़ा रोल होता था और ये एक बड़ा कॉम्प्लेक्स ये पूरा एक सिस्टम था। ये 8 चरण में इसको किया जाता था। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास पहले जाकर आप रजिस्ट्रेशन करने की एप्लीकेशन लगाओ, कई महीने वहां पर लगते थे। उसके बाद उसको रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया उसके पास लेकर आओ दिल्ली में, फिर उसके चक्कर काटो, फिर वापस लेकर जाओ जब तक आपको नाम मिलता था। लगभग 8 स्टेप थे। आज मुझे सदन में कहते हुए प्रसन्नता है, अब 2-3 साल नहीं लगेंगे, केवल 2 महीने के समय के अंदर आपको अपना समाचार पत्र हो, पत्रिका हो, उसकी अनुमति मिलेगी। ये सिंपल भी है, स्मार्ट भी है और साइमल्टेनियस भी है। इसको विस्तार में मैं बताऊंगा बाद में। और मैं इसलिए अध्यक्ष जी कहना चाहता हूं कि पहले अगर डीएम के पास पहले करना पड़ता, रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर के पास बाद में करना पड़ता था, अब वो नहीं है। अब डीएम के पास भी और आरएनए के पास भी एक ही समय पर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, आप एप्लीकेशन लगा सकते हैं। और अगर डीएम 60 दिन में जवाब नहीं भी देता तो हम उसका इंतजार नहीं करेंगे, 60 दिन के बाद आरएनए ही आपको आपका अनुमति दे देगी। ये बहुत बड़ी सुविधा मिलने वाली है। और मैं इसके लिए शुरू में ज्यादा नहीं बोलना चाहता, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा, हमने राज्यों से भी कंसल्ट किया, अलग अलग संस्थाओं से भी कंसल्ट किया और उसके बाद हम आपके बीच में लेकर आए हैं। मैं इसमें 1-2 बातें जरूर जिस पे प्रकाश डालना चाहता हूं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इसको बल नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने हर क्षेत्र में दिया है। हजारों पुराने कानूनों को या ऐसे कानून जिसकी आवश्यकता नहीं थी उससे भी मुक्ति दिलाने का काम हमने किया है। मैं एक निवेदन सभापति जी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा इसके लिए। अर्जुन मेघवाल जी, क्योंकि आप लॉ मिनिस्टर हैं और क्रिमिनलिटी इसमें खत्म हो अधिकतर कानूनों में और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग मिले, ये हमारी सरकार की बहुत बड़ी प्राथमिकता रही। और मैं इस सभा में कहना चाहता हूं, इसमें भी हमने प्रावधान किए हैं जहां बाकी जितने क्रिमिनलाइजेशन वाले ऐसे प्रावधान थे हमने उसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया है और केवल एक ही ऐसा प्रावधान है जहां पर अगर आपने अनुमति ना ली हो प्रिंटिंग प्रेस शुरू करने के पब्लिशर की, और उसमें भी आपको 6 महीने का प्रावधान दिया है कि आप उसके अंदर उसको बंद कर दें, अनुमति लें, ना करें तब जाकर केवल आपको सजा होगी, अन्यथा आपको डीक्रिमिनलाइज सबको कर दिया गया है। इसलिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को भी इससे बल दिया गया है। बिल पर चर्चा के बाद बारी थी सदस्यों की बातों पर जवाब रखने की। पीठासीन रमा देवी के सामने अनुराग ठाकुर ने क्या कहा, देखें। माननीय सभापति जी, देखिए होता क्या था। 8 स्टेप्स थे इसके। पहले डीएम के पास जाओ, टाइटल वेरिफिकेशन कराओ, कई महीने के बाद डीएम के पास तो 3600 काम है, वो कहां सब समय। जब कई महीने इस पे लगते थे तो उसके बाद कभी आरएनआई का नंबर आता था,
फिर वो टाइटल की वेरिफिकेशन करता था, फिर वो रजिस्ट्रेशन के लिए वापस नीचे जाए। 8 ऐसे पहलू थे। अब 8 नहीं, एक ही बार आपको डीएम के पास नहीं, आपको आरएनआई के पास ऑनलाइन एप्लीकेशन करनी है और डीएम को उसकी कॉपी करनी। 60 दिन के अंदर अगर डीएम ने जवाब नहीं दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा सभापति जी, 60 दिन के बाद उसको रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, टाइटल मिल जाएगा, सर्टिफिकेट हो जाएगा। ये मोदी सरकार ने करके दिया है। जलील साहब, आपने 24 साल पत्रकारिता तो की, पर मुझे नहीं पता आपने कितनी बार अखबार या कोई पीरियोडिकल रजिस्ट्रेशन कराने के लिए गए। अगर गए होंगे तो कई साल इंतजार करना पड़ा होगा। एक नया समाचार पत्र पत्रिका निकालिए, 2 महीने के बाद ही आपको सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। ये मोदी सरकार की गारंटी है। सदन में प्रधानमंत्री मोदी मौजूद थे। बिल को वोटिंग के बाद पास कर दिया गया। इसके साथ ही सदन की कार्यवाही को अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित करने की घोषणा की जा रही थी। अब हम 17वीं लोकसभा के 14वें सत्र की समाप्ति की ओर आ गए हैं। इस सत्र का आरंभ 4 दिसंबर 2023 को हुआ था। इस सत्र में हमने 14 बैठकें की जो 61 घंटे 50 मिनट तक चली। सत्र के दौरान कुल 12 सरकारी विधेयक लोकसभा में पुनर्स्थापित किए गए। सत्र के दौरान कुल 18 सरकारी विधेयक लोकसभा में चर्चा के बाद पारित किए गए। सभा द्वारा पारित किए गए कुछ महत्वपूर्ण विधेयक इस तरीके से हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य बिल 2023, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर संशोधन विधेयक 2023, दूरसंचार विधेयक 2023। सत्र के दौरान 12 दिसंबर 2023 को वर्ष 2023-24 के लिए अनुदानों की पूरक मांगे तथा वर्ष 2020-21 के लिए अनुदानों की एक्सेस मांगों पर मतदान द्वारा उन्हें पारित किया गया। सत्र के दौरान कुल 55 तारांकित प्रश्न पूछे गए। सत्र के दौरान नियम 377 के अधीन कुल 265 मामले उठाए गए। शून्यकाल के दौरान कुल 182 मामले उठाए गए। सत्र के दौरान लोकसभा विभागों से संबद्ध स्थायी समिति के 35 प्रतिवेदन सभा में प्रस्तुत किए गए। इस सत्र के दौरान निर्देश 73 के अधीन सभा में 33 वक्तव्य दिए गए। इसके अतिरिक्त माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा भी एक वक्तव्य दिया गया। सत्र के दौरान प्रश्नों में शुद्धि करने वाले 2 वक्तव्य सदन की पटल पर रखे गए। सत्र के दौरान कुल 1930 पत्रों को सदन पर सभा पटल पर रखा गया। लोकसभा के इस सत्र की कार्य उत्पादकता लगभग 74% रही। माननीय सदस्यगण दिनांक 18 दिसंबर 2023 को श्रीलंका की संसद के अध्यक्ष के नेतृत्व में वहां के संसदीय शिष्टमंडल का सभा ने स्वागत किया। उन्होंने सभा में विशिष्ट जगह बैठकर सभा की कार्रवाई भी देखी। माननीय सदस्यगण, मैं सभा की कार्रवाई को पूरा करने में सभापति तालिका में शामिल माननीय मेरे साथियों को उनके योगदान के लिए आभार व्यक्त करता हूं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, संसदीय कार्य मंत्री जी का, विभिन्न दलों के नेताओं का और माननीय सदस्यों के प्रति भी उनके सहयोग के लिए अत्यधिक आभारी हूं। कार्यवाही तो पूरी हो गई, लेकिन इन सब के बीच कुछ अहम हिस्से जो आपकी नजरों के सामने से गुजरने जरूरी हैं। महाराष्ट्र के औरंगाबाद से AIMIM के सांसद सैयद इम्तियाज जलील ने सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री से एक सवाल पूछा। पहले तारीफ थी, फिर मुद्दे की बात रखी गई। सुने। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं आदरणीय नितिन गडकरी जी को बहुत बधाई देता हूं। सर, इस देश के अंदर अगर आज अच्छी सड़कें मिल रही है, अच्छे फ्लाईओवर्स देखने को मिल रहे हैं, तो इसका पूरा सेहरा जो है वो आपके सर जाता है सर। तो आप बधाई के पात्र है, इसमें कोई दो राय नहीं है सर।
लेकिन सर मेरे अपने शहर के ताल्लुक से मुझे ऐसा लगता है कि आपका थोड़ा सा सौतेलापना हमें देखने को मिलता है। सर मैं औरंगाबाद से आता हूं। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि 2 साल पहले मैं आपके पास बैठा हुआ था। आपने पूरे इंजीनियर्स को बुलाए थे। औरंगाबाद शहर के जो मेन 2 इंडस्ट्रियल एरिया है, वालूद से चिकलठाना, एक फुल फ्लाईओवर बनाने की बात हुई थी सर। उसके बाद एक नए मंत्री औरंगाबाद से आए, डॉक्टर करार, उन्होंने कहा कि नहीं, हम रोड के ऊपर ट्रेन भी लाना चाहते हैं सर। 7 करोड़ रुपए का सर डीपीआर बनाया गया, और डीपीआर बनाने के बाद यह हुआ है सर कि अब हमें यह बताया जा रहा है कि ना रोड बनेगी, ना फ्लाईओवर बनेगा, और ना वो ऊपर जो ट्रेन आने वाली थी वो बनेगी। सर ये फ्लाईओवर जो है शहरों के बाहर गाड़ियों को छोड़ने के लिए अहमदनगर में बन चुका है, पूना में बन चुका है सर, बाकी नासिक में बन चुका है। सिर्फ औरंगाबाद के साथ ये सौतेला सलूक क्यों किया जा रहा है सर? आपका दिल बहुत बड़ा है। हम चाहते हैं कि आप इसकी घोषणा करें और जल्द से जल्द आपके ही हाथों इसका उद्घाटन आप औरंगाबाद में करने के लिए आए सर। बात सौतेले व्यवहार की थी तो नितिन गडकरी ने पूरी बात समझा दी। बताया कि वो स्टेट हाईवे था। ये जो समस्या बता रहे हैं वो सही है, और इनके कहने के ऊपर मैंने सूचना भी दी थी, और वहाँ मेट्रो के तरफ से कुछ काम होने वाला था, तो ये भी तैयार हुआ कि डीपीआर तैयार करके उसके ऊपर में ब्रिज के ऊपर मेट्रो बनाएंगे, इसलिए उन्होंने डीपीआर बनाने का भी काम शुरू किया था। पर दुर्भाग्यवश जब इसके डिटेल में गए तो वो रोड स्टेट हाईवे निकला, वो नेशनल हाईवे नहीं है। और हमारे लिए अधिकार यही है कि हम नेशनल हाईवे का नंबर जहाँ होता है वही काम कर सकते हैं। कल सम्मान्य मंत्री डॉक्टर अवार्ड मेरे पास आए थे कराड़, और कराड़ से बात होने के बाद उन्होंने महाराष्ट्र के सरकार को रिक्वेस्ट की है, और मैंने उनको एक सुझाव दिया है, ये आश्वासन के रूप में मत लीजिए, पुणे से औरंगाबाद जो हाईवे हम बना रहे हैं उसको ये पैकेज को जोड़कर कुछ किया जा सकता है क्या, ये भी मार्ग हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। और महाराष्ट्र सरकार ने अब प्रिंसिपली उसको करने के बारे में मान्य किया है, ऐसे मुझे जानकारी मिली है। ये करने के लिए मैं पूरी मदद करूंगा। संभाजीनगर और मराठवाड़ा में विशेष रूप से करीब 1 लाख करोड़ रुपए के रोड के काम हमने दिए हैं। इरिगेशन के समय जो प्रोजेक्ट अधूरे थे उसको पैसा दिया है। मराठवाड़ा महाराष्ट्र का बहुत महत्वपूर्ण भाग है, और लगातार अनेक मराठवाड़ों के जिले को 4 लेन से जोड़ने का काम हमने किया है। अब पुणे से औरंगाबाद हम एक बहुत बड़ा नया ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बनाने के बारे में अभी मैंने जवाब दिया है। इसलिए संभाजीनगर या औरंगाबाद के साथ सौतेला व्यवहार करने का सवाल ही नहीं उठता। उनकी अपेक्षा जो विकास की है वो पूरी करने की कोशिश हमारी सरकार की तरफ से होगी। सदन में एक और सवाल भी था बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का। इस सवाल के जवाब के बीच आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के बीच कुछ बातें शुरू हुई जिनकी सुर्खियां बन रही हैं। पहले मनोज तिवारी का सवाल देखें। अध्यक्ष जी, मैं मंत्री जी का बहुत धन्यवाद करता हूं, उन्होंने बहुत ही विस्तार से हमारे प्रश्न का जवाब दिया है। माननीय मंत्री जी ने बताया है कि आयुष्मान भारत योजना देश के लाभार्थी परिवारों को 5 लाख रुपया प्रति वर्ष स्वास्थ्य बीमा लाभ प्रदान कर रही है। हम इसके लिए प्रधानमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद करते हैं। बहुत अद्भुत योजना है। लेकिन अध्यक्ष जी, यह हमारे देश के 2 महानगरों में दिल्ली और कोलकाता में उपलब्ध नहीं है। वहां के लोग बहुत परेशान हैं, चाहे वहां के स्थानीय लोग हैं या बहुत माइग्रेंट लोग वहां जाके बसे हैं, वो सभी परेशान हैं। ये सुविधा उनको नहीं मिल रही है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सरकार इन दोनों शहरों में आयुष्मान भारत योजना लागू करना चाहती है, यदि हां तो उसके लिए क्या जरूरी कदम उठा रही है जिससे दोनों दिल्ली और कोलकाता महानगर के जरूरतमंदों को ये लाभ मिले। अब बारी थी जवाब की। हरदीप सिंह पुरी ने अंग्रेजी में अपनी बात रखनी शुरू की। बात हिंदी की जानकारी तक पहुंची। फिर क्या हुआ देखिए। Honorable member has taken and asked for a specific focus on माननीय मंत्री जी, आयुष्मान भारत। एक रिक्वेस्ट करूं आपसे। ऐसे तो आप अंग्रेजी जानते, हिंदी नहीं जानते, पर हिंदी जानते तो जवाब हिंदी में दे दो। तो मैं हिंदी में जवाब दे देता हूं, आप चाहे तो पंजाबी में भी दे सकता हूं। हाँ, बहुत भाषा जानते हो। जो भी स्टेयर आजकल चेयर से डायरेक्शन देना चाहे तो आप तो अंग्रेजी में दे, मैं पंजाबी जवाब दे देना लगी गल है। पर मनोज जी तो पंजाबी समझ लेने चंगी, पर ये चेयर तो डायरेक्शन जी आंदी है ना, आजकल ये लैंग्वेज नहीं बाकी जगह तो भी आ रही, ओदा भी ऐसे पंजाबी में जवाब देने के लिए आपको मुझे लिख के देना पड़ेगा। अच्छा चलो मैं हिंदी में दे देता हूं और भोजपुरी का टच दे दूंगा उसमें।
सर ऐसा है, ये प्रश्न जो पूछा गया है माननीय सांसद, माननीय ऑनरेबल मेंबर ने, ये है प्रश्न है सिविक एमेनिटीज जो स्लम्स में दी जाती है। और सभापति महोदय, आपको भी ज्ञान है, ऑनरेबल मेंबर्स को, लैंड और कॉलोनाइजेशन जो है स्टेट सब्जेक्ट्स हैं। और इस समय जो हमने केंद्रीय योजनाएं माननीय प्रधानमंत्री जी ने चालू की थी और जो 2015 जून से ज्यादातर हुई है, उसमें इसका लाभ जो है देश भर में सब जगह पहुंच रहा है। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना होगी, उसमें स्वच्छ भारत मिशन होगी, अमृत। पर ये जो योजना है आयुष्मान भारत की, ये मेरा मंत्रालय नहीं लागू करता है, ये हेल्थ मिनिस्ट्री करती है। और आपका सवाल, ऑनरेबल मेंबर का सवाल ये है कि ये दिल्ली में और कलकत्ता में लागू करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। मेरा तो सुझाव ये होगा सभापति महोदय कि मनोज जी मेरे साथ बैठ जाएं, निशिकांत जी ने भी सवाल पूछा, वो भी बैठ जाएं, हम केजरीवाल जी से बात कर लेते हैं। हमें कोई तरीका ढूंढना होगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री इसको कैसे लागू करें। हमारी तरफ से इसमें कोई कमी नहीं है। और जो माननीय सांसद कह रहे हैं कि माइग्रेंट लेबर आता है बिहार से, ईस्टर्न यूपी से और जगह से, वो आयुष्मान भारत का कार्ड जिसके तहत एक फैमिली को 5 लाख रुपए की सुविधा मिलनी चाहिए। आयुष्मान कार्ड आपका विषय नहीं है। नहीं, पर इस विषय नहीं है, पर हम तो चाहते हैं उसको लागू करना, इसलिए हम उनके साथ बैठ पे चाय पे चर्चा। पर आप तो डायरेक्शन देते हैं, आप भी डायरेक्शन दे दीजिए आम आदमी पार्टी को, किसी को, कि उनको ये लागू करनी चाहिए या टीएमसी को वेस्ट बंगाल में करें। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्ति सेवा शर्तें और पदावधि विधेयक 2023 क्या है? यह विधेयक चुनाव आयोग चुनाव आयुक्तों की सेवा की शर्तों और व्यवसाय का संचालन अधिनियम 1991 का स्थान लेता है। यह मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति, इनके वेतन और निष्कासन से संबंधित है। इसके तहत सीईसी और ईसी की नियुक्ति चयन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति की ओर से की जाएगी। इस विधेयक में सीईसी और ईसी के पदों पर विचार करने के लिए 5 व्यक्तियों का एक पैनल तैयार करने के लिए एक सर्च कमेटी की स्थापना का प्रस्ताव है। शीतकालीन सत्र पूरा हुआ। आपका शो संसद में आज अब मिलेगा संसद के अगले सत्र के साथ। आपकी सराहना के लिए, प्रेम के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। खूब प्यार बरसाइए अपने लल्लन टॉप पर। नमस्ते।